हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब मौजूद हैं। सुभ्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दुष्यंत नागर जी भी चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आरपी सिंह साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हालांकि आज जेपी नड्डा जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है, लेकिन क्या सरकार ने अपना नजरिया बदलते हुए भारत को बदला है? विजन 2047 की नींव को आपने तमाम फैसलों के साथ जो मजबूती दी, उसी बीच में आपने यूपीए शासनकाल की अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उनकी नकारात्मकता और करप्शन का भी जिक्र किया। देखिए, मैं अभी यूपीए काल में कैसे कैसे क्या कर रहा है वो सबको जानकारी है। किस प्रकार से फैसले ना लेने वाली सरकार थी, कैसे सिर्फ रक्षा के मामले में नहीं, देश की तरक्की के मामले में भी फैसले ना लेने वाली सरकार थी। मैं इस मामले में एक उदाहरण देना जरूर चाहता हूँ। एंथनी साहब ने पार्लियामेंट के पटल पे कहा कि हम लोग सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर रहे बॉर्डर पर, क्योंकि हम बिल्ड करेंगे तो उसको चाइना यूज़ कर लेगा। ये 2014 का मेरे ख्याल ठीक ढंग से मेरे को याद है, मार्च का कुछ उनका बयान है पार्लियामेंट के अंदर, जो आखिरी सत्र रहा उनके काल का। तो ये तो परिस्थिति थी हमारी, परंतु सिर्फ ये नहीं, हम लोग फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में थे दुनिया के अंदर। आज हम लोग चौथे नंबर की इकॉनमी में हैं, 4.6 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी हो गई। तो दिखता है कि 4.6 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी हो गई, सॉरी। तो दिखता है कि किस प्रकार से बेशक वो इकोनॉमिक सेक्टर पर हो, बेशक वो रक्षा के मामले में हो, बेशक वो गरीबी उन्मूलन के मामले में हो। जो अभी वर्ल्ड बैंक का जो नया डेटा आया है वो तो सबकी आंखें खोल देगा। उसमें कहा गया है कि जो गरीबी दर पर 27.1 था हमारा, वो घटकर 5.3 रह गया है, और लगभग 25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और उन्होंने उनका ये भी इंडिकेशन है, अगर इसी दिशा में चलते रहे तो अगले 3-4 साल में हमारे यहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। अब ये सबके पीछे जो कारण है वो है ओवरऑल जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो डेवलपमेंट हुई देश की, वो चाहे तो इकॉनमी के मामले में हो, चाहे वो उस इकॉनमी के बेनिफिट गरीब आदमी तक कैसे पहुंचे उसकी चिंता हो। मैं 2 उदाहरण इसमें जरूर जोड़ना चाहूँगा। एक है आयुष्मान भारत, लगभग 55 करोड़ लोगों को उसका कवर में आए, 55 करोड़ लोग उस कवर में आए, उसको बेनिफिट मिला, उनको बेनिफिट मिला कि आज जो हेल्थ का इशू रहता है, दुनिया की सबसे बड़ी एक की हेल्थ स्कीम है तो भारत में है। मतलब कई देशों की पॉपुलेशन मिलाकर हमारी उतनी बड़ी हेल्थ स्कीम है। दूसरा जिसने बहुत ज़्यादा बदल किया वो है मुद्रा योजना लोन। लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा योजना लोन के अंतर्गत लाकर स्वरोजगार की ओर बढ़ाया। इसका नतीजा ये निकला कि आज लोग बेरोजगारी से बाहर निकलकर अपना खुद का रोजगार भी करते हैं और अपने आगे 7 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। देश हमारा खेत खलिहान वाला देश है। अभी आपने शिवराज जी का बयान चलवाया कि हमारी ग्रेजुअली कैसे हमारी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में बढ़ रही है, और उसका एक कारण है कि जो भारत में जो किसान सम्मान निधि दी जाती है, मोदी जी की जो किसान सम्मान निधि मिलती है, उससे जो गरीब से गरीब किसान है उसकी चिंता हो रही है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था किस प्रकार से खेती के अंदर बहनें योगदान दे रही हैं ड्रोन दीदी के माध्यम से। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप खेती करें, टेक्नोलॉजी का भी पूरा उपयोग उस खेती के लिए किया जाए, इसकी भी चिंता हो रही है। और ऐसी लाखों दीदियां देश में खड़ी पैदा हो गई हैं जो कि है ऐसी, जो आज ड्रोन के माध्यम से खेती में योगदान देती है अपने अपने क्षेत्र में। तो जो मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी का लाभ सिर्फ चांद पे, चंद्रमा पे जाने के लिए नहीं या स्पेस के लिए नहीं है, वो इसलिए भी है कि उसका उपयोग नीचे कैसे मिल सकता है, उसकी भी चिंता हो रही है। गरीब से गरीब आदमी को उसका उपयोग कैसे हो सकता है। अभी मैं जो जैम टेक्नोलॉजी उसकी बात नहीं कर रहा जिसके कारण से भ्रष्टाचार रुका। आज यूपीआई के कारण से जिस प्रकार से लाभ मिल रहा है लोगों को, ये उपहास उड़ाते थे हमारा कि कैसे आप गांव के अंदर कोई केले बेचने वाला यूपीआई कैसे वो बारकोड यूज करेगा।
आज तो कोई देश का ऐसा कोना बचा नहीं यहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल नहीं होता, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल प्रोसेस से बैंकिंग या डिजिटल प्रोसेस से मनी ट्रांसफर नहीं होता। तो ये सब कुछ पिछले 10 सालों का चमत्कार या 11 सालों का चमत्कार है, जिसके चलते आज देश, हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बड़ा स्पष्ट दिखता है। ठीक है सर। शुभ्रांश राय जी, बीजेपी कहती है कि नीतियां नहीं बल्कि नतीजे बोलते हैं। नीतियां आपके कार्यकाल के दौरान, यूपीए शासनकाल के दौरान भी बनी, लेकिन आज अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बीजेपी ने यह भी कहा कि 11 साल पहले कैसे देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, कैसे कुर्सी को सुरक्षित रखना एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका यूपीए का यानी कि कांग्रेस का बन चुका था। आपने नीतियां तो बनाई, लेकिन उन नीतियों का क्रियान्वयन बहुत लिमिटेड रहा। तो यूपीए शासन काल के दौरान जो प्रगति देखने को मिली, क्या बीजेपी शासन के काल के दौरान उसने एक लंबी छलांग लगाई, एक लंबी उड़ान भरी? ये आंकड़े जिन पर आप यकीन करते हैं या उसका काउंटर रखते हैं? पूर्णिमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासन पर उनको बधाई देता हूं, और पूर्णिमा मिश्रा के साथ साथ उन सैकड़ों हजारों पत्रकारों की तरफ से अपना आक्रोश व्यक्त करता हूं कि 4015 दिन की सरकार बनने के बावजूद भी ये व्यक्ति आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। 140 करोड़ आबादियों का देश, 140 करोड़ भारतीयों का लोकतंत्र, और हमारा प्रधानमंत्री अपने पत्रकारों के सवाल जवाब से डरता है, इसलिए शायद वो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। दूसरा, आपने जिक्र किया यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार का। मैं मानता हूं कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार था, तभी 65 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल मिलता था, और नरेंद्र मोदी सरकार में उनके मित्र की सेवा की जा रही है, इसलिए 100 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल मिल रहा है। ये देश देख रहा है, ये देश जान रहा है। दूसरा, इन्होंने बड़ा एक सुंदर सा जिक्र किया कि गरीबी रेखा से ऊपर हम ले आए। मैडम, इस देश में 85 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर 5 किलो राशन दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ को उन्होंने पेटेंट करा रखा है। आरपी सिंह साहब तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप उनके झूठ को क्यों इंडोर्स कर रहे हैं? जिस देश में 85 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन के लिए बैठे हैं, वहां पे आप टेलीविजन पे बैठकर आपने गरीबी रेखा ऊपर नीचे करने का झूठ बोल दिया। उससे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज तो हम 2025 में बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुछ करदानियां मैं आपको रिफ्रेश कराता हूं। सबसे पहली उनकी उपलब्धि नोटबंदी। एक मुगल काल के दौर में एक पागल बादशाह होता था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने करेंसी बदला, लाल पीले नोट चलाए, दौर वही रिपीट किया गया कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। नोट भी बदल गया, लाल पीले नीले काले भी हो गए, आतंकवादी भी बढ़ गए। पुलवामा से लेकर पुंछ से लेकर अनंतनाग तक कितनी बार आतंकवादी आए, हमारे बेतना भारतीय मारे गए, और उन आतंकवादियों का पता भी नहीं चलता। यह है नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसे ताली पीट के कहते हैं कि रातों रात 35,000 कंपनियां बंद हो गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। कितनी कंपनियों में ताला लगा? वो बेरोजगारी बाकियों के साथ साथ आपकी फिल्म सिटी और आपकी इंडस्ट्री में भी दिखती है। ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिसमें आपके यहाँ लोगों की छटैया नहीं होती। ये बेरोजगारी का दूसरा साक्षात उदाहरण है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नरेंद्र मोदी जी 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने की बात कर रहे थे, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने अपना भंडार बढ़ा लिया। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, आपने भंडार तो बढ़ाया लेकिन किसान की इनकम नहीं बढ़ी। आज भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, और महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। चौथा, आपने कहा 2022 तक सबको पक्के मकान देंगे, एक भी व्यक्ति जो है वो खुले सड़क और आसमान के नीचे नहीं सोएगा। अभी आपके कार्यक्रम में मैं पैकेज की शुरुआत में देख रहा था कि परिवार बड़ा हुआ, कोई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर चला गया, उसको डीडी आवास नहीं दे रहा। वो तिलक लगाए और टिकली लगाए हुए उस महिला से उसका दर्द पूछिए, जिसका घर तोड़ दिया गया। वो पक्के आवास नरेंद्र मोदी जी का वादा कहा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो रक्षा नीति की कर रही थी मैडम, मैं इसका छोटा उदाहरण देता हूं। मैं 10 मई की डेट को याद करता हूं। 10 मई 2025 भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन है जिस दिन टेरर स्टेट पाकिस्तान, एक भूखा कंगला देश पाकिस्तान, उसकी गर्दन हमारे सेना के हाथ में बंद थी। हम जब चाहते पाकिस्तान का भूगोल बदल सकते थे। बांग्लादेश के साथ साथ पीओके की समस्या रिजॉल्व हो जाती, बलूचिस्तान एक नया देश पैदा हो गया होता। लेकिन जैसा नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र, अब की बार ट्रंप सरकार जिसके लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी चुनाव प्रचार करने गई थी, अब तक 11 बार वो कह चुका है
कि मैंने व्यापारिक और आर्थिक दबाव में वो समझौता सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी जी का जिगरा इसी बात से देखने को मिलता है कि जिस सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबा रखी थी, उस सेना का उन्होंने अपमान किया और देश को सीज फायर जैसे समझौते के आगे शर्मिंदित होना पड़ा। सेना नहीं चाहती थी यूपीए काल में, शिवराज जी, यूपीए काल में उच्च महंगाई दर कितनी हुआ करती थी सर? पूर्णिमा प्लीज सर, थोड़ा सा 60 सेकंड उच्च महंगाई दर कितनी हुआ करती थी सर यूपीए काल में? सर थोड़ा रुकिए प्लीज सर, नंबर्स पे बात करते हैं ना, नंबर्स पे बात करते हैं ना सर। लेट्स टॉक ऑन नंबर्स, लेट्स टॉक ऑन नंबर्स ना। नंबर्स पे जल्दी से बात कर लेते हैं ना सर। ये सब चुनावी सभाओं के लिए रखिए ना सर। नंबर्स पे बात करते हैं कि क्या हुआ यूपीए शासनकाल के दौरान और क्या हुआ बीजेपी शासनकाल के दौरान। प्लीज